सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बेल्लोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्क में हवा खाने आती है, हंसती है, दौड़ती है, फूल पौधों से खेलती है। किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोई। वह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं। बूढ़े भी, जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए, और युवतियां लज्जा में आंख नीचे किए हुए। बसंत और हासिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपिक रेस होने वाला है। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ना मिली। हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है। लेकिन वेश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म ना हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती है। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोने नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बनाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती है। रात भर प्याले की दौड़ चले होते हैं। काम क्रीड़ाएं हुई होगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी। हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों ना लें। बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं। आज ही चलकर परिचय कर लेंगे। उल्टे और एहसान जताएंगे, और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदय में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गति यौवनाएं तक तुरस भरी बातें सुनकर फूल उठती है। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया। शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वैश्य भी हो, उपास्य है। यहीं खड़ी खड़ी कवियों की सी बातें करोगे। जरा वहां तक चलते क्यों नहीं। केवल खड़ी रहना, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है। कुलवधू पार्क में आकर सोई तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी है। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है, तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वेश्या है, और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काली, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाई। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं। कचहरी महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वैश्या है साहब। आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती, और भले घर की लड़कियां फूहड़ होती है। नई आज़ादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई। वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछूं तो आजकल के जीवन में ही आनंद की बहार है। हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी नहीं, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं ना चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी नहीं सका।
डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, आप कुछ दिनों आकोसा को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, यह मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊँगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई। न 100 मंकी ग्लैंड, न एक रमणी का बहू पास। अच्छा कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केसों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से सावीका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती है। जवान तो छिछोरे, अस्थिर और गर्वीले होते हैं, वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के ही दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। दो देवियाँ, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशर्म है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी से मर्द कहते हैं स्त्रियों को आज़ादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है, वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है। कैसे मज़े से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहियाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सलज्जता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आंधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता कि अपने धर्म की लाज छोड़ देने से ही साबित होता है कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं। पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथे लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह अपनी स्वाधीनता को ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ करती है। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोल कर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष की आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ नींद कैसे आ गई? रात को कितनी गर्मी थी बाई जी, ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई है। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ बदती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल लेती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होगी, वह मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, यह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उसके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को ना बुलाइए, बसंतलाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं?
तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता, किस लिए कोई ज़रूरत ना थी।